नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक साइक्लोट्रॉन। इस वीडियो में आप साइक्लोट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, साइक्लोट्रॉन का संपूर्ण टॉपिक देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, इसकी बनावट, इसकी कार्यविधि, इससे संबंधित कुछ सूत्र, इससे इसकी जो सीमाएं हैं और इसके जो उपयोग है वो यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं आप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, बट समझ में आने वाला टॉपिक है, आराम से आ सकता है। देखिए, सर्वप्रथम हम आपको बता रहे हैं कि इसकी खोजकर्ता कौन थे। देखिए, इसकी खोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे, ईओ लॉरेंस और MS लिविंगस्टोन। ये दो साइंटिस्टों ने मिलकर साइक्लोट्रॉन की खोज की। अब यहां पर इस साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति होती है। इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों काम करते हैं तथा इसकी सहायता से हम धनावेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करते हैं। धनावेशित कण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, भारी धनावेशित कणों का इसका जो उपयोग है वो देखिए, जो मूल कार्य है इसका उपयोग तो हम और भी पढ़ लेंगे। इसका जो मूल कार्य है वो है धनावेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करना। धनावेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करना, त्वरित कर देगा, त्वरित गति प्रदान कर देगा, त्वरित गति प्रदान करने में, देने में इसका कार्य होता है। अब कौन कौन से धनावेशित कण इसकी सहायता से त्वरित गति कर सकते हैं? देखिए, इसमें हमारे पास में हो सकता है धनावेशित कण प्रोटॉन हो सकता है कि वो कण अल्फा कण हो। ऐसे ही कण होंगे जो धनावेशित होंगे और थोड़े से भारी होंगे, तो उन कणों को हम साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित गति प्रदान कर देंगे दोस्तों। तो जो प्रोटॉन है, अल्फा कण है, लिथियम आयन है, हीलियम आयन है और जो भी धनायन होंगे उनको ही इसकी सहायता से त्वरित गति प्रदान की जा सकती है। इसकी सहायता से हम अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित गति नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ऋणावेशित कण है, जो हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, उसको भी हम त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसकी सहायता से हम धनावेशित भारी कणों को त्वरित गति प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद में हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सिद्धांत। देखिए, ये जो साइक्लोट्रॉन होता है यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। विद्युत चुंबकीय युक्ति है। इसका मतलब है कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कार्य करेंगे और जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है उनका दोनों का अलग अलग कार्य है। जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है तथा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाने का कार्य करता है तथा इस पूरे उपकरण में, इस पूरी युक्ति के अंदर जो आवेशित कण है वो त्वरित वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसका जो सिद्धांत है, इसमें हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र है वो इसको आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करेगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार पथ में घुमाने का कार्य करेगा। इसमें चुंबकीय क्षेत्र, ये जो साइक्लोट्रॉन है उसी की बात चल रही है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी लगाएंगे और विद्युत क्षेत्र भी लगाएंगे। अभी इसकी बनावट में इसको हम समझाने वाले भी हैं। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाएगा, वृत्ताकार पथ पर घुमाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगाएगा, जिसके कारण से जो आवेशित कण है वो वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है तथा जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र
आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है, आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। और इसका ये सिद्धांत यही है कि क्रोशित चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र लगे होते हैं, दोनों का अपना अलग अलग कार्य है। चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाएगा तथा विद्युत क्षेत्र आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे हमारे को त्वरित आवेशित कण प्राप्त होगा दोस्तों। अब इसकी जो बनावट है वो क्या है, बनावट को समझना अति आवश्यक है। इसके बाद में हम देखेंगे बनावट, इसकी जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो किस प्रकार से होती है। देखिए दोस्तों, इसमें दो शक्तिशाली विद्युत चुंबक लगे होते हैं, उनमें से एक जो चुंबक है वो हमने यहां पर दिखाया है, और ये हमारे पास में दूसरा जो शक्तिशाली चुंबक है उसका पार्ट है। ये N भाग है, ये उसका S भाग है, और इन दोनों के द्वारा N से S की ओर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, जिसकी डायरेक्शन N से S की ओर होती है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और चुंबकीय ध्रुवों के लिए उसकी डायरेक्शन N से S की ओर होती है, चुंबक के बाहर की बातें हैं। इन दोनों शक्तिशाली चुंबकों के मध्य भाग में हम दो धातु के खोखले पात्र रखेंगे। यहां पर ये हमारे पास में एक पात्र है, वृत्ताकार पात्र है, इनको डी की भांति इनकी संरचना होती है, इसलिए इनको हम डीज कहते हैं। डी की भांति इनकी आकृति होती है, इसलिए इनको डीज कहा जाता है। और देखिए, ये एक धातु का पार्ट है, ये भी एक धातु का पार्ट है, और दोनों को ये देखिए दोस्तों, एक जैसे हमारे पास में कोई चंग की भांति होता है, चंग के अंदर दो फलक होंगे, वृत्ताकार फलक होते हैं, और यदि इन चंग को इस तरीके से बीच में से व्यास के अनुदिश यदि काट दें तो एक ऊपर का पार्ट बच जाएगा, एक इधर का पार्ट बच जाएगा। चंग के अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है वो बंद होता है, ये वाला हिस्सा है वो भी बंद होता है, और यदि इसको बीचों बीच से यहां से काट दे तो यहां से ये खुला रहेगा, यहां से ये खुला रहेगा, और ये वाली व्यवस्था ही यहां पर इस तरीके से रखी हुई है, इनको डीज कहा जाता है। इस एक भाग को हम D1 कह देंगे, दूसरे वाले भाग को D2 कह देंगे, और इन दोनों के मध्य उच्च आवर्ती वाला तथा उच्च विभव वाला प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है दोस्तों। ये इस तरीके की व्यवस्था होती है, ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब ये तो हमारे पास में है साइक्लोट्रॉन की बनावट, इसमें शक्तिशाली चुंबक, ये दोनों जो भाग आप देख रहे हैं ये है शक्तिशाली चुंबक, और ये दोनों जो चुंबक हैं वो विद्युत चुंबक हैं, शक्तिशाली विद्युत चुंबक हैं। और इसके अलावा ये जो D1 तथा D2 है, D1 और D2, ये दोनों हम कहते हैं इनको डीज कहा जाता है, डीज कहा जाता है। ये धातु के खोखले पात्र होते हैं, धातु के खोखले पात्र होंगे, धातु के ही बने होने चाहिए। उसके पीछे भी रीजन है इनका, क्योंकि इनके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, क्योंकि धातु के अंदर जो चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो अंदरूनी जो भाग होता है उसमें विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, जबकि दोनों के बीच में ये जो गैप आप लोग देख रहे हैं, इस गैप में विद्युत क्षेत्र होता है, और उसी के अंदर ही आवेश को ऊर्जा प्रदान होती है दोस्तों। तो ये दो धातु के खोखले पात्र होते हैं जिनको डीज कहा जाता है। इससे यहां पर ये हमने जोड़ा है उच्च आवर्ती वाला प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत, उच्च आवर्ती वाला प्रत्यावर्ती विभव हमने यहां पर अप्लाई किया है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो वोल्टेज हमने यहां पर लगाया है इसकी आवृत्ति होती है काफी ज्यादा, 10 की घात 6 हर्ट्ज तक की आवृत्ति यहां पर रखी जाती है, और जो विभव होता है वो 10,000 वोल्ट तक का रखा जाता है, 10 की घात 4 वोल्ट तक का इसको विभवांतर देते हैं। ये इसकी बनावट होती है। तो ये है साइक्लोट्रॉन की बनावट, जो व्यवस्था है वो इस तरीके की होती है दोस्तों। अब यहां पर कोई आवेशित कण को जब रखेंगे
तो वो इस विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके की सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ, त्वरित गति करता हुआ अंत में यहां से एक छेद से बाहर निकाल लिया जाता है तथा एक लक्ष्य पर उसको आपतित करवाया जाता है। ये इस तरीके के पथ पर गति क्यों करता है वो इसकी कार्य विधि में अब हम देखेंगे। यहां तक आप लोगों को, बनावट तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। दोस्तों अब हम साइक्लोट्रॉन की कार्य विधि की बात करेंगे कि साइक्लोट्रॉन किस तरीके से कार्य करता है। देखिए साइक्लोट्रॉन की दोनों जो विद्युत चुंबक होते हैं उनके मध्य दो खोखले धातु के पात्र होते हैं जिनको डीज कहा जाता है, रखे होते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत होते हैं। उन दोनों डीज को मैं यहां पर समझने के हिसाब से इस तरीके से दिखा रहा हूं। दोस्तों ये हमारे पास में एक डी है, इस डी को हम नाम दे देते हैं D1, और ये हमारे पास में दूसरी डी है, अर्धवृत्ताकार होती है, और यहां से हमने ये जोड़ रखा है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। इसको एक को हमने नाम दे दिया D1, दूसरी को हमने नाम दे दिया है D2। इसका ये वाला जो हिस्सा होता है वो बंद होता है, ये वाला हिस्सा होता है वो बंद होता है, और ऊपर और नीचे दो धातु की फलक होंगे, ये वाला हिस्सा बंद होगा, यहां से ये वाला हिस्सा खुला होता है। दोस्तों यहां पर क्या करते हैं, ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, ये हमने बता भी दिया है। और इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की जो आवृत्ति होती है वो होती है 10⁶ हर्ट्ज, और जो वोल्टेज है वो है 10⁴ वोल्ट। ये इसकी विशेषता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर बोर्ड के इस जो दोनों डीज होता है, इन दोनों डीज के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है, और वो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। हम ये कंसीडर कर लें कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, दिशा है। तो यहां पर कोई आवेश को रख दिया गया है, और पहले आधे चक्कर में, प्रथम अर्ध चक्कर में देखिए कैसे, किस तरीके से ये कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कार्य विधि कैसी है। यहां पर ये हमने कोई आवेश रख दिया, ये जो आवेश है वो धनावेशित होता है। आवेश यहां पर लेंगे Q, तो वो होता है धनात्मक। सदैव आवेश यहां पर धनात्मक लिया जाता है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के द्वारा धनावेशित कणों को ही त्वरित गति प्रदान की जाती है। हम ये कंसीडर कर लें कि जो प्रथम आधा चक्कर है उसमें जो D1 है वो तो धनात्मक है, और D2 है वो ऋणात्मक है। जो D1 ये डीज का नाम है, D1 डीज धनात्मक कंसीडर कर लें कि ये तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, इसमें ये जो डीज है धनात्मक ऋणात्मक ये कंटिन्यूसली होता रहता है, और ये 1 सेकंड में 10⁶ बार होगा। दोस्तों तो D2 है वो पहले आधे चक्कर में ये कंसीडर कर लें कि D2 है वो ऋणात्मक और D1 है वो धनात्मक है। तो यहां पर रखा जो धनावेशित कण है, ये जो आवेशित कण है, इसके ऊपर एक बल लगेगा, ये धनावेशित कण है, और ये जो D2 है वो है ऋणावेशित, तो इसकी ओर ये अग्रसर होगा, इसकी ओर ये गति करेगा, इस तरीके से ये गति करता है, D2 डीज की ओर ये गति करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से काम कर रहा है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। तो उसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से इसके ऊपर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आप पाएंगे कि जो इस अंगुली, जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम है वो कहता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी की ओर, मध्यमा की दिशा में यदि आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा अंगूठे की ओर होगी। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, क्रॉस से हम उसको दिखा सकते हैं। क्रॉस का जो साइन है वो ये बता रहा है कि इन डीज के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर लग रहा है, आवेशित कण इधर गति कर रहा है, तो इस अंगूठे की ओर इस पर बल लगेगा, तो इस पर इधर बल लगेगा, तो ये जो आवेशित कण है वो इस तरीके से घूमता हुआ वापस इस दोनों डीज के मध्य भाग में आ जाएगा। वृत्ताकार पथ में इसको यहां से लेकर वृत्ताकार पथ में घुमाने का जो कार्य है वो चुंबकीय क्षेत्र करता है, दोनों डीज के मध्य भाग में वापस
देखिए जैसे ही ये आवेशित कण इस डी के अंदर प्रवेश करता है, इस पर कोई भी विद्युत बल नहीं लगेगा, सिर्फ चुंबकीय बल लगेगा जो उसको वृत्ताकार पथ में घुमाने का कार्य करेगा। इसके ठीक बाद में ये आधा चक्कर हो गया है दोस्तों, यहां से आवेशित कण चला घूमकर वापस यहीं आ गया द्वितीय अर्ध चक्कर में। दूसरा जो आधा चक्कर है उसमें इनकी जो ध्रुवता है डीज की वो बदल जाएगी। ध्रुवता का मतलब ये हो गया है कि अब इनके जो आवेश है, ध्रुवता है, वो चेंज हो जाएगी। D1 जो डीज है वो तो हो जाएगी ऋणात्मक, नेगेटिव हो जाएगी D1 डीज, और जो D2 डीज है वो हो जाएगी आपके पास में धनात्मक। साइन चेंज हो गए। और जो प्रत्यावर्ती वोल्ट का स्रोत होता है दोस्तों वो इसी तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है, धनात्मक ऋणात्मक चलता रहता है। एक सिरा जब उसका धनात्मक तो दूसरा फिर ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, ऐसे चलता रहता है। ये वाला जो हिस्सा है वो धनात्मक है, फिर अगले आधे चक्कर में यहां से लेकर यहां तक ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, और प्रत्यावर्ती वोल्टता का पहले आधे चक्कर में मान होता है धनात्मक, फिर दूसरे आधे चक्कर में उसका मान हो गया ऋणात्मक। तो यहां से पहले आधे चक्कर में ये धनात्मक था, दूसरे आधे चक्कर में दोस्तों ये D1 है वो ऋणात्मक हो गया है। तो धनात्मक ऋणात्मक ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोतों में, प्रत्यावर्ती वोल्टता में। तो अब इनकी ध्रुवता बदल गई है दोस्तों। ये वाला जो है भाग दूसरे आधे चक्कर में हो जाता है ऋणात्मक, और ये हो जाता है दोस्तों धनात्मक। तो इस स्थिति के अंदर अब देखिए दोस्तों, यहां से जो प्रारंभिक बिंदु है, यहां से आवेशित कण चला और घूमता हुआ यहां पर आ गया। अब ये वाला जो हिस्सा है D1 है वो ऋणात्मक है, तो ये जो आवेशित कण है, धनावेशित कण, इसकी ओर फिर से अट्रैक्ट होगा। देखो पहले इसको यहां पर ऊर्जा मिली Q इंटू V, फिर दोबारा ये घूमकर यहां पर आया तो इसको फिर से ऊर्जा मिलेगी Q इंटू V, और उसके पश्चात ये इस D1 डीज की ओर गति करेगा। और जैसे ही D1 डीज की ओर गति करता है, D1 के अंदर जैसे ही ये घुसेगा, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी काम करना स्टार्ट, वो तो काम कर ही रहा है, वो इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने का कार्य करता है। ये घूमता हुआ वापस पुनः दोनों डीज के मध्य भाग में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से पहले आधे चक्कर में यहां तक आया, फिर दूसरे आधे चक्कर में वापस घूमकर दोनों स्पेस के बीच में आ जाता है, और फिर से इनकी जो ध्रुवता है फिर से यही वाली स्थिति प्राप्त होती है। यही वाली स्थिति प्राप्त होने का मतलब है कि D1 डीज हो जाएगा फिर से धनात्मक, ये वाला पार्ट हो जाएगा ऋणात्मक, ये जो आवेशित कण है वो इधर चलेगा। और देखिए दोस्तों, इस भाग पर उसको ऊर्जा मिली, इस भाग पर उसको ऊर्जा मिली, ये जो बीच में जो स्पेस है दोनों डीज के मध्य, उसमें इस आवेशित कण को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती, जिसके कारण से इसके पथ की जो त्रिज्या है वो लगातार इंक्रीज होती रहेगी, लगातार बढ़ती जाएगी। और जो आवेशित कण है वो एक सर्पिलाकार पथ पर गति करता है, जिस तरीके से मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इस तरीके से आवेशित कण गति करेगा, और अंत में इसको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि इसको हम एक छेद से यहां से हम इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों, और किसी लक्ष्य पर इसका अटैक करवा देंगे। जहां पर इसे त्वरित आवेशित कण की आवश्यकता हो वहां पर इसको अटैक करवा देंगे। ये हमारे पास में कोई लक्ष्य है जिसके ऊपर इसको आपतित करवाना है। तो ये है साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि। एक बार इसको समझ लेंगे कि प्रत्येक आधे चक्कर में जैसे ही एक पूरा चक्कर लगता है तो ये 2 बार इस बीच वाले गैप में, दोनों डीज के मध्य जो गैप है उसमें आता है। प्रत्येक आधे चक्कर में Q इंटू V इसको ऊर्जा मिलती है, तो पूरे एक चक्कर में 2 QV ऊर्जा मिलेगी। देखिए हमने विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है, विद्युत ऊर्जा बराबर हम जानते हैं दोस्तों, U बराबर होता है Q इंटू V। और यहां पर एक चक्कर में, आधे चक्कर में तो जो ऊर्जा मिलती है, आधे चक्कर में जो ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलती है वो है Q इंटू V, और संपूर्ण चक्कर में जो ऊर्जा मिलेगी वो 2QV ऊर्जा मिलती है दोस्तों। यहां पर जो वृत्ताकार पथ बनता है उसकी त्रिज्या लगातार धीरे 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 इंक्रीज होती जाती है। हालांकि पूरे चक्कर में लगने वाला जो समय है वो उतना ही रहता है जितना शुरू में।
हालांकि यहां पर जो चक्कर लग रहा है उसमें लगने वाला समय और अंत में जो चक्कर लग रहा है उसमें लगने वाला समय बराबर होता है, जबकि वृत्ताकार पथ की रेडियस बढ़ती जा रही है बट समय उतना ही लग रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि आवेशित कण की ऊर्जा बढ़ गई है, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, तो वो तेजी से चक्कर लगाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक चक्कर 1 सेकंड में लगा रहा है, हम मान रहे हैं 1 सेकंड से बहुत कम समय में लगा रहा है, तो 1 सेकंड में यदि एक चक्कर लगा रहा है तो पथ की त्रिज्या बढ़ गई, फिर भी वो 1 सेकंड में लगाएगा। उसके पीछे रीजन है कि जो आवेशित कण है उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, वेग बढ़ गया है, तो वो तेजी से चक्कर लगा रहा है, और तेजी से चक्कर लगा रहा है तो उतना ही समय ले रहा है जितना पहले ले रहा था। तो ये हमारे पास में थी साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम साइक्लोट्रॉन से संबंधित कुछ जो सूत्र हैं वो यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब साइक्लोट्रॉन से संबंधित जो कुछ फॉर्मूले हैं वो यहां पर हम देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन के अंदर जो आवेशित कण है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा होता है, जो सर्पिलाकार पथ है उसको हम लगभग वृत्ताकार पथ के रूप में लेकर चलेंगे, और जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल प्रदान करता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण को, जो आवेशित कण है उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवेशित कण को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से उसको मिलेगा, प्राप्त होता है। यहां पर हम देखेंगे अभिकेंद्रीय बल, जो आवेशित कण है उस पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है वो कितना हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल को हम एफसी से पुट करते हैं, mv²/r से लिखा जाता है। ये आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेशित कण का किसी क्षण पर वेग, और आवेशित कण की ये रेडियस है। हम जानते हैं कि वेग और जो त्रिज्या है वो दोनों समय के साथ में बदलती है, तो v भी बदलता है, r भी बदलता है, और किसी क्षण विशेष पर हम r की वैल्यू और v की वैल्यू यहां पर देखेंगे, ज्ञात भी करेंगे। चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या होता है, हम जानते हैं चुंबकीय बल का फॉर्मूला आपके पास में होता है Fm बराबर QVB साइन थीटा, और यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो हमारे पास में जो बल का फॉर्मूला है वो QVB रह जाएगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम यहां पर बराबर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा mv²/r इक्वल टू QVB आ जाएगा दोस्तों। और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम अन्य सभी फॉर्मूलों को फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम यहां पर हम देखेंगे आवेशित कण की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। इसमें सर्वप्रथम ए पार्ट, आवेशित कण की त्रिज्या, आवेशित कण की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, किसी क्षण विशेष पर जो त्रिज्या है वो कितनी होगी दोस्तों। यहां से एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, r बराबर देखिए, r बराबर हमारे पास में फॉर्मूला निकल कर आएगा mv/qb। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसी फॉर्मूले से हमने यहां पर फाइंड आउट किया है। एक बार फिर से देख लीजिए, r इधर आ गया, qb इधर नीचे आ गया, mv इधर ऊपर पढ़ाइए, एक v से v कैंसिल हो गया। हमारे पास में आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर जब चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी त्रिज्या है, आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, ये के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे बी पार्ट, आवेशित कण का वेग, आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर लगातार गति कर रहा है, कण का वेग, और उसको भी यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे। एक v से एक v कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा तो QBr बट्टे में m आ जाएगा। तो आवेशित कण का जो वेग है दोस्तों v इक्वल टू हमारे पास में निकलेगा QBr/m। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, QB और ये r आ जाएगा, m इधर डिवाइड में आ जाएगा, v इक्वल टू हमारे पास में आ गया QBr/m। सी पार्ट हम यहां पर देख रहे हैं, आवेशित
कण की कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती कह दीजिए, कोणीय वेग कह दीजिए, ओमेगा हमें ज्ञात करना है। और ओमेगा बराबर होता है v बट्टे में r। और यहां से देखिए दोस्तों, एक v से एक v तो कैंसिल हो ही गया। v बट्टे में r जब आप ज्ञात करेंगे तो इधर तो QB पड़ा ही है और ये m इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये v बट्टे में r इधर रह गया, m इधर डिवाइड में आ गया, तो QB बट्टे में m आ जाएगा v बट्टे में r के बराबर। तो हमारे पास में ओमेगा बराबर फॉर्मूला आ गया है QB बाई m। ये कोणीय आवर्ती का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 में दिखा दिया है। फिर उसके बाद में डी पार्ट देखिए दोस्तों, यहां से हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू आ गई है, कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग आ गया है। तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं आवेशित कण की आवर्ती, आवेशित कण की आवर्ती, आवेशित कण की जो आवर्ती है उसको हम स्मॉल f से पुट कर रहे हैं दोस्तों। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f और f बराबर होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू है QB और 2 पाई पढ़ाई है m आ जाएगा। यहां से हमने QB बाई m ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, जिससे हमारे पास में आवर्ती की वैल्यू निकल कर आ गई है दोस्तों, जो कि QB बाई 2 पाई m के इक्वल प्राप्त हुई है। फिर हम ई पार्ट में देखेंगे आवेशित कण जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, आवेशित कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर होता है 1 बट्टे में f। आवर्तकाल का मतलब एक चक्कर लगाने में लगा समय, जो कि 1 बट्टे में आवर्ती के तुल्य होता है। तो यहां से हमारे पास में जो t की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 पाई m अपॉन में QB। ये हमारे पास में f की वैल्यू है और f का जो मान है वो QB अपॉन में 2 पाई m, तो QB अपॉन में 2 पाई m ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास में आ गया है कैपिटल T आवर्तकाल। उसके बाद में हम यहां पर देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे आवेशित कण की ऊर्जा, आवेशित कण की ऊर्जा। देखिए जो आवेशित कण है उसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा रहेगी और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों, क्या होता है। गतिज ऊर्जा को हम E से पुट कर दें, 1/2 mv² से लिखा जाता है। v का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा है 1/2, v बराबर है QBr अपॉन में m, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा 1 के बराबर हमारे पास में निकल कर आ रहा है, m से एक m कैंसिल हो जाएगा, Q² B² R² बट्टे में 2m। ये हमारे पास में गतिज ऊर्जा का सूत्र आ चुका है दोस्तों। अब ये जो गतिज ऊर्जा है वो कहां से मिली, वो जो गतिज ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र प्रदान करता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में ये प्राप्त होती है। तो प्रत्येक अर्ध चक्कर में जो आवेशित कण है, प्रत्येक अर्ध चक्कर का मतलब हो गया प्रत्येक आधे चक्कर में आवेशित कण को प्राप्त ऊर्जा, आवेशित जो कण है को कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, प्राप्त जो ऊर्जा है वो हमारे पास में है Q इंटू V। ये जो V है वो हमारे पास में विभव है, ये जो विभव है, और ये जो V है वो आवेशित कण का वेग है, स्मॉल लेटर से हम पुट कर रहे हैं। तो एक पूर्ण चक्कर में, एक जो पूर्ण चक्कर होता है, पूर्ण चक्कर में आवेशित कण को प्राप्त ऊर्जा या मिलने वाली ऊर्जा, आवेशित कण को जो ऊर्जा मिलेगी एक पूरे चक्कर में वो 2QV मिलेगी, क्योंकि आधे चक्कर में हर बार जब वो दोनों डीज के बीच में जो गैप है उसमें पहुंचता है तो QV ऊर्जा मिलती है, और एक चक्कर में वो 2 बार पहुंचता है तो 2QV ऊर्जा मिलेगी दोस्तों। और n चक्कर लगाने पर, जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि जो आवेशित कण है n चक्कर के पश्चात जो साइक्लोट्रॉन है उसमें से बाहर निकलता है, डीज में से बाहर निकलता है, त्वरित होकर बाहर निकलता है। n चक्कर के पश्चात आवेशित कण की ऊर्जा, आवेशित
कण की जो ऊर्जा है कितनी रह जाएगी दोस्तों, एक चक्कर के अंदर 2 QV ऊर्जा प्राप्त होती है, तो n चक्कर में उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ये n यहां पर फेरों की संख्या, जो आवेशित कण है वो साइक्लोट्रॉन में जितने चक्कर लगा रहा है उनकी संख्या है कैपिटल N। यदि इसे यहां पर जो ऊर्जा है ये भी आवेशित कण की ऊर्जा है, ये भी आवेशित कण की ऊर्जा है, दोनों को हम बराबर पुट कर दें तो यहां से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को बराबर यदि हम पुट कर दें तो n इंटू 2q इंटू v बराबर आ जाएगा आपके पास में q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में 2m। तो यहां से यदि हम चक्रों की संख्या कितनी है ये यदि फाइंड आउट करें तो देखिए एक q से यहां से एक q कैंसिल हो गया, ये 2 यहां पर आ जाएगा, v भी यहां पर आ जाएगा, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या रह गया, q b स्क्वायर r स्क्वायर बट्टे में 4m इंटू कैपिटल V। ये कैपिटल V है दोस्तों, स्मॉल v नहीं है। ये आपके पास में आ गए हैं फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, चक्रों की संख्या आ गई है दोस्तों। इसके बाद में हम साइक्लोट्रॉन की कुछ सीमाएं, कि साइक्लोट्रॉन की सीमाएं क्या है, कुछ प्रतिबंध हैं, सीमाबंद हैं। तो साइक्लोट्रॉन की जो सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं यहां पर हम देखते हैं। साइक्लोट्रॉन की सीमाएं ये है कि पहली बात तो ये है कि इससे केवल धनावेशित, भारी धनावेशित कणों को ही त्वरित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है वो त्वरित नहीं किया जा सकता। जो ऋणावेशित कण होता है, ऋणावेशित कण, और वो ऋणावेशित कण कौन सा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, को त्वरित नहीं किया जा सकता, त्वरित नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं कर सकते, तो दोस्तों इसमें यहां पर हमारे पास में जो ऊर्जा का फॉर्मूला है उसमें, या जो जितने भी मोस्टली जो फॉर्मूले अभी हमने त्रिज्या का सबका जो फॉर्मूला देखा उसमें द्रव्यमान आ रहा है आवेशित कण का m, और जो वेग है आवेशित कण का वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करेगा तो उसका द्रव्यमान भी वेग के साथ में बदलता चला जाएगा। एक आपेक्षिकता के सिद्धांत से हम द्रव्यमान को m बराबर m0 बट्टे में √1 - v स्क्वायर बाई c स्क्वायर के फॉर्मूले से जानते हैं। जैसे एक कोई आवेशित कण है तो उसका विराम अवस्था में द्रव्यमान m0, और वो v वेग से जब गति करता है तो उसका द्रव्यमान स्मॉल m के इक्वल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पहले ही बहुत कम होता है, वो जब तेजी से गति करेगा तो उसका द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाएगा। तो द्रव्यमान वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को हम त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकते, हल्के कणों को नहीं कर सकते। जितने भी हल्के कण होंगे उनको हम साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित गति नहीं दे सकते। इसके साथ में हम उदासीन कणों को भी त्वरित नहीं कर सकते। साइक्लोट्रॉन की सहायता से उदासीन कणों को त्वरित नहीं कर सकते। उदासीन कण जैसे हमारे पास में यहां पर है न्यूट्रॉन या कोई परमाणु को त्वरित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, त्वरित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसके पीछे रीजन है कि इसका जो कॉन्सेप्ट लगता है कि जो विद्युत ऊर्जा मिलती है वो Q इंटू V के रूप में मिलती है, तो विद्युत ऊर्जा तो आवेशित कण को ही मिलेगी दोस्तों। तो उदासीन कणों पर कोई आवेश ही नहीं होता तो उनको विद्युत ऊर्जा नहीं मिलेगी, इसलिए उनको हम त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास में कुछ साइक्लोट्रॉन की सीमाएं थी। अब हम साइक्लोट्रॉन के उपयोग की बात करते हैं कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या है। साइक्लोट्रॉन का मेन जो उद्देश्य है वो है आवेशित कण को त्वरित गति प्रदान करना। इसका कार्य यही होता है कि यह आवेशित कण को त्वरित गति प्रदान करता है, तेजी से ये त्वरित कर देता है। अब त्वरित करने के पश्चात जो आवेशित कण है वो हम अलग अलग कार्यों में यूज में ले सकते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं हम। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, नए तत्वों को खोज सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के निर्माण में हमारे पास में साइक्लोट्रॉन की भूमिका होती है। इसके साथ में जो त्वरित आयन होते हैं, त्वरित आयन है, उनको हम ठोसों में रोपित कर देंगे। आयनों को
ठोसों में रोपित करने पर, ठोसों में रोपित कर लेंगे और उनसे उनका अध्ययन करने में सहायता मिलती है। तो एक्चुअल में जो काम है इस साइक्लोट्रॉन का वो है आयनों को त्वरित करने में, और जो त्वरित आयन होते हैं उनकी सहायता से उनको नाभिक में रोपित करके नाभिकीय संरचनाओं का भी अध्ययन किया जा सकता है। तो नाभिकीय संरचनाओं का अध्ययन करने में भी साइक्लोट्रॉन की अपनी भूमिका होती है। तो साइक्लोट्रॉन के ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम नाभिकीय संरचनाओं को, आयनों को ठोसों में रोपित करने में, रेडियो एक्टिव पदार्थों के निर्माण में यूज में लेते हैं। विद्यार्थी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप यदि इसको गौर करके अच्छे से समझ कर देखेंगे तो बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।